लाल किला ब्लास्ट, इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। एक ऐसा आतंकी नेटवर्क जिसमें कोई आम लोग नहीं बल्कि डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि जांच की शायद सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली कड़ी यही है। सोचिए जरा, जब किसी टेरर नेटवर्क के तार डॉक्टरों से जुड़ने लगे तो यह हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी, कितनी नई और कितनी खतरनाक चुनौती बन जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हैं कौन लोग, किनके नाम इस पूरी जांच में सामने आ रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके हिसाब से कई लोगों से पूछताछ हुई है और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इस पूरी जांच के सेंटर में जो नाम है वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद का। ये पुलवामा का रहने वाला है और रिपोर्ट्स की माने तो इसी शख्स के जरिए पुलिस की जांच की कड़ियां जुड़ते जुड़ते फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज तक जा पहुंची। और फरीदाबाद का ये कनेक्शन ये और भी ज्यादा पक्का तब हो गया जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया। और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं हुई, उसके कमरे से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स मिलने की खबरें आईं। और बस इसी के साथ ये शक यकीन में बदल गया कि ये सिर्फ कोई आइडियोलॉजी वाला नेटवर्क नहीं है बल्कि एक एक्टिव ऑपरेशनल सेल था। पर यह कहानी सिर्फ एक दो लोगों की नहीं है। यह नेटवर्क तो एक मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट्स को देखें तो सहारनपुर से लेकर मेवात तक हर जगह अलग अलग लोग थे। कोई लॉजिस्टिक्स देख रहा था, कोई कम्युनिकेशन, तो कोई सपोर्ट का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, कश्मीर से भी गिरफ्तारियां हुई। मतलब साफ है ये एक बहुत बड़ा और वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। अब जरा ये देखते हैं कि ये नेटवर्क जियोग्राफिकली यानी कि अलग अलग जगहों पर कितना फैला हुआ था, क्योंकि मामला सिर्फ दिल्ली का तो बिल्कुल नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, यह नेटवर्क दिल्ली या हरियाणा तक ही लिमिटेड नहीं था। इसका एपिसेंटर यानी कि जो इसका मेन सेंटर था वो भले ही फरीदाबाद और मेवात रहा हो, लेकिन इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यहां तक कि गुजरात तक फैली हुई थीं। ये अपने आप में एक प्रॉपर मल्टी स्टेट ऑपरेशन की तस्वीर दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये नेटवर्क और भी गहरा है। जो बड़े नाम सामने आए उनके अलावा जम्मू कश्मीर और गुजरात में एक साथ रेड डाली गई, जिसमें 6 और सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया। इससे अंदाजा लगाइए कि यह ऑपरेशन कितना बड़ा था। और ये जो गिरफ्तारियां हुई ये खाली हाथ नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर और गुजरात से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस नेटवर्क के इरादे कितने खतरनाक थे और शायद ये किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो ठीक है, ये सब तो हुआ। अब सवाल यह है कि ऑफिशियली क्या हो रहा है, जांच एजेंसीज इस केस को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। तो देखिए, ऑफिशियल एक्शन की बात करें तो यह मामला अब यूएपीए के तहत दर्ज कर लिया गया, जो देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। जो सबूत मिले हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव मिक्सचर होने की बात सामने आई है और इसे कंफर्म करने के लिए एफएसएल यानी फोरेंसिक लैब में सैंपल मैचिंग का काम चल रहा है। और ये यूएपीए कोई मामूली कानून नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर लॉ है जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इस कानून का लगना ही अपने आप में ये बता देता है कि सिक्योरिटी एजेंसियां इस नेटवर्क को नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा मानकर चल रही हैं। और यही इस पूरी जांच का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू है। एक ऑर्गेनाइज्ड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होना। मतलब समाज के वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, सम्मानित पेशे में हैं, वो अपनी इसी पहचान का इस्तेमाल एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को चलाने के लिए कर रहे थे। एक बात यहां पर साफ कर देना बहुत जरूरी है, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ये सब शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है। मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। तो आखिर में एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। जब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, जिन्हें हम समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा मानते हैं, वो ही आतंक का रास्ता चुन लें, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा और कितना अदृश्य खतरा है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।